हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्त वर्ष 26-27 के लिए केंद्रीय बजट को पेश किया गया है। तो आज हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। तो संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि बजट के बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 के तहत। आर्टिकल 112 केंद्र सरकार के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का प्रावधान करता है और आर्टिकल 202 राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करता है। लेकिन संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 है। अगर भारत में देखा जाए कि पहली बार बजट किनके द्वारा पेश किया गया था, तो भारत में पहली बार बजट जो है 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। जेम्स विल्सन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किनके द्वारा पेश किया गया, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 ईस्वी में भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था 1947 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। और निर्मला सीतारमण के द्वारा कल यानी 1 फरवरी को लगातार नौवीं बार इनके द्वारा बजट को पेश किया गया है और अभी तक सर्वाधिक बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज है। ठीक है, तो यह हो गया महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिसे एग्जामिनेशन के लिए आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं इस बार के बजट का कुल आकार कितना है। तो अगर आप देखेंगे वित्त वर्ष 26-27 में बजट का कुल आकार कितना है, तो 53,47,000 करोड़। ठीक है, 53,47,315 करोड़ जो है वह इस बार के बजट का कुल आकार है। तो बजट का जितना आकार होगा वही कुल प्राप्ति और कुल व्यय होगा। तो कुल प्राप्ति में देखा जाए तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे। राजस्व प्राप्ति है 35,33,150 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति है 18,14,165 करोड़। ठीक है, यानी कि आप राजस्व प्लस पूंजीगत ऐसे याद रख सकते हैं, 35 + 18 ऐड करेंगे तो 53 और इधर 41 + 12। ठीक है, राजस्व प्राप्ति कितना है, 41,25,000। राजस्व व्यय 41,25,494 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 12,21,821 करोड़। ठीक है, तो इसे डेटा को आपको याद रखना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति यहाँ पर दिया हुआ है। राजस्व प्राप्ति लगभग 35 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्ति लगभग 18 लाख करोड़, राजस्व व्यय 41 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय लगभग 12 लाख करोड़। ठीक है, तो यह हो गया कुल बजट और कुल प्राप्ति, कुल व्यय। ठीक है, तो बजट का आकार कितना है, 53.47 लाख करोड़, यानी कि 53,47,315 करोड़ इस बार के बजट का आकार है। आप लोग अलग अलग राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का डेटा आप लोग याद रखेंगे। अब बजट से संबंधित अन्य अनुमान देखा जाए तो राजकोषीय घाटा बजट अनुमान जो है वह राजकोषीय घाटा है 16,95,768 करोड़ रुपया, यानी कि लगभग 17 लाख करोड़। ठीक है, 16,95,768 करोड़ यह है राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा कितना है, 2,91,796 करोड़। राजस्व घाटा कितनी है, 5,92,344 करोड़ और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 99,642 करोड़। इन सभी डेटा को आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। राजकोषीय घाटा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16,95,768 करोड़ रुपया। इस बार का बजट आप देखेंगे तो कर्तव्य भवन में पेश किया गया पहला बजट है और इसीलिए बजट के अंतर्गत 3 कर्तव्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया। कौन कौन से कर्तव्य हैं, पहला कर्तव्य है
उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा आर्थिक विकास में वृद्धि करना। दूसरा कर्तव्य है जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। इन तीनों को भी आप लोग याद रखेंगे। पहला कर्तव्य उत्पादकता को बढ़ावा देना एवं आर्थिक विकास में वृद्धि, जन आकांक्षाओं की पूर्ति दूसरा कर्तव्य है, और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। इसका पीडीएफ जो है हमारे करंट अफेयर का जितने भी पेड ग्रुप चल रहे हैं, चाहे वह तेजस 2.0 हो या फिर मेंस का बीपार्ड एक्सप्रेस हो, वहां पर इसका पीडीएफ जो है कल तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे प्रीलिम्स करंट अफेयर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग हमारे प्रीलिम्स करंट अफेयर तेजस 2.0 करंट अफेयर बैच के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे ये सारे करंट अफेयर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने ऊपर देखा। अब देखते हैं कि बजट के लिए रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, यानी कि कहाँ पर रुपये को खर्च किया जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। इसमें स्टार्टिंग का 3-4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधार और अन्य देयता 24% पैसा आता है उधार और अन्य देयता से। आयकर इनकम टैक्स 21%, यानी कि 1 रुपया का 21वां हिस्सा। ठीक है, 21 पैसा। निगम कर 18 पैसे, जीएसटी एवं अन्य कर 15 पैसे। इतना तो आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, उधार व अन्य देयता 24 पैसे, आयकर यानी इनकम टैक्स 21 पैसे, कॉरपोरेट टैक्स 18 पैसे और जीएसटी व अन्य टैक्स जो है वह 15 पैसे। ठीक है, इसके अलावा सीमा शुल्क 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6 पैसे और कर भिन्न प्राप्तियां 10 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2 पैसे। ठीक है, तो रुपया कहाँ से आता है, यानी कि 1 रुपया में इतना हिस्सा जो है इस जगह से आता है। 1 रुपया का 24 पैसा जो है उधार व अन्य देयता से आता है। 1 रुपया का 21 पैसा जो है इनकम टैक्स से, 18 पैसा कॉरपोरेट टैक्स से, 15 पैसा जीएसटी से, 4 पैसा सीमा शुल्क से, 6 पैसा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, 10 पैसे कर भिन्न प्राप्तियां से और 2 पैसे ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से। ठीक है, यह हो गया रुपया कहाँ से आता है। अब हम लोग देखते हैं कि रुपया कहाँ जाता है, यानी कि रुपया को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट होता है वह करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, राज्यों को चला जाता है 22 पैसे, यानी कि 22% हिस्सा। ब्याज अदायगी पर 20% हिस्सा खर्च किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17% हिस्से खर्च किए जाते हैं। रक्षा 11 पैसे, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे, वित्त आयोग व अन्य अंतरण 7 पैसे, प्रमुख आर्थिक सहायता 6 पैसे, पेंशन 2 पैसे और अन्य व्यय 7 पैसे। ठीक है, मोटे मोटी जो स्टार्टिंग का 3-4 है उसे आपको जरूर याद रखना है। तो रुपया कहाँ से प्राप्त होता है और रुपया कहाँ पर खर्च होता है, यह हमने वहाँ पर समझ लिया। अब देखते हैं कि प्रमुख मंत्रालयों में कितना आवंटन किया गया है सरकार के द्वारा। तो रक्षा मंत्रालय में आप देखेंगे कि बजट में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। पिछले बार का बजट 6.81 लाख करोड़ था, रक्षा क्षेत्र का बजट, रक्षा मंत्रालय का बजट, और इस बार इस बजट को बढ़ाकर लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बजट में वृद्धि की गई है रक्षा क्षेत्र की बजट में। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय को जो इस बार बजटीय आवंटन किया गया है वह 7.84 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, गृह मंत्रालय को बजटीय आवंटन किया गया है 2.55 लाख करोड़ रुपया। शिक्षा मंत्रालय को 1.39 लाख करोड़ रुपया शिक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय 1.06 लाख करोड़ रुपया, कृषि मंत्रालय 1.40 लाख करोड़ रुपया और एमएसएमई मंत्रालय 24,566 करोड़ रुपया दिए गए हैं। तो प्रमुख मंत्रालय जहां पर सरकार के द्वारा बजटीय आवंटन किया गया है उनमें सबसे ज़्यादा अगर आप वृद्धि देखेंगे तो रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है और विगत वर्ष की तुलना में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो है बजटीय वृद्धि इस बार के बजट में की गई है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जितने महत्वपूर्ण सेक्टर हैं तो एक एक करके हम लोग सभी महत्वपूर्ण सेक्टर को देखेंगे। ठीक है, यह प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि सेक्टर। कृषि क्षेत्र में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कृषि क्षेत्र में सरकार के द्वारा 1.40 लाख करोड़ रुपया बजटीय आवंटन किया गया है और इनमें से कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर, रिसर्च डेवलपमेंट पर
लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, 9,967 करोड़। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में कुल बजटीय आवंटन कितना है? 1.40 लाख करोड़ रुपया। इसमें से कृषि शिक्षा और अनुसंधान पर कितना खर्च किया जाएगा? 9,967 करोड़ रुपया। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए बजट 1.62 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, यह कृषि क्षेत्र के लिए है 1.40 लाख करोड़ रुपया, लेकिन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो यह बजट बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का मतलब हो गया मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है, मुर्गी पालन, इन सबको मिला दिया जाए तो यह बजट बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, कृषि क्षेत्र का बजट 1.40 लाख करोड़ प्लस तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र अगर जुट जाएगा तो 1.62 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रावधान में देखते हैं तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवर के विकास का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कितने अमृत सरोवर का विकास का प्रावधान इस बार के बजट में किए गए हैं? 500। नारियल के पुराने और कम उत्पादन देने वाले बागानों के पुनरुद्धार के लिए नारियल संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। पिछले बार दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई थी, इस बार नारियल के उत्पादन पर फोकस करते हुए नारियल संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। तटीय क्षेत्रों में नारियल एवं काजू उत्पादन में वृद्धि की जाएगी और सरकार के द्वारा इसे टारगेट में रखा गया है। भारतीय काजू एवं कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा है तथा कृषि के लिए भारत विस्तार नामक AI टूल की घोषणा की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत विस्तार नामक AI टूल की घोषणा की गई है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप क्या बताएंगे? कृषि क्षेत्र से। तो कृषि के लिए भारत विस्तार नामक AI टूल की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। ठीक है, कृषि से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो यह है कि महिला नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमों के लिए महिला नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमों के विस्तार हेतु सी मार्ट SHE, ठीक है, सी मार्ट प्रत्येक जिले में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो प्रावधान है वह कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। अगला दूसरा सेक्टर आते हैं हम लोग विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र में पहली महत्वपूर्ण घोषणा सरकार के द्वारा की गई है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसका क्या उद्देश्य है? तो भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, यह कॉरिडोर 4 राज्यों में बनाए जाएंगे, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, रेयर अर्थ कॉरिडोर विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त करेगा और केंद्र सरकार के द्वारा 4 राज्यों में केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपूर्ति पर निर्भरता को कम करना। देखिए, रेयर अर्थ इतने महत्वपूर्ण तत्व हैं, या इससे आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका प्रयोग किया जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेयर अर्थ कॉरिडोर का मुख्य अभी जो देखा जाए तो चाइना काफ़ी इसमें अग्रणी है रेयर अर्थ मेटल में। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके आयात पर निर्भर हैं, तो मुख्य उद्देश्य रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का क्या है? तो आपूर्ति पर निर्भरता को कम करना, यानी कि आयात पर हम जो दूसरे देशों पर निर्भर हैं रेयर अर्थ के लिए, तो उस पर निर्भरता को कम करना और महत्वपूर्ण खनिजों में देश को आत्मनिर्भर बनाना, और इसके लिए सरकार के द्वारा 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा है। 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार के द्वारा 3 विशेष केमिकल पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये सारे हमारे विनिर्माण योजना को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ कंटेनर निर्माण योजना की शुरुआत की गई है। 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टरों को पुनर्जीवित कर उत्कृष्ट MSME उद्यम बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपया से SME ग्रोथ फंड की स्थापना की जाएगी। SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड की स्थापना की जाएगी। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कुरियर निर्यात पर 10 लाख रुपए की सीमा समाप्त कर दी गई है। पहले था 10 लाख रुपए से आप ज़्यादा कुरियर निर्यात नहीं कर सकते, तो इसका क्या लाभ होगा? तो इसका
लाभ अगर देखा जाए तो जो जैसे ज्वेलरी वगैरह है, इसके निर्यात में हमें इसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यह हो गया कौन सा क्षेत्र। देखिए ये पेज उल्टा लग गया था। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। तो जो 10 लाख रुपए के निर्यात को हटा दिया गया है, इस सीमा को हटाने से निर्यात की जो सीमा थी 10 लाख रुपए तक कुरियर निर्यात की जो सीमा, इस सीमा को हटा दिया गया है। तो इस सीमा को हटाने से क्या बेनिफिट होगा, तो ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स तथा गारमेंट्स आदि के निर्यात में वृद्धि होगी। और जब निर्यात में वृद्धि होगी तो विनिर्माण सेक्टर में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा वाराणसी एवं पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका विनिर्माण क्षेत्र। हमने पहले नंबर पर हमने देखा कृषि सेक्टर और दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा, विनिर्माण क्षेत्र। अब हम लोग तीसरे नंबर पर देखेंगे पर्यटन क्षेत्र। सारे स्कीम को, जिस क्षेत्र से संबंधित जितने भी स्कीम हो उन सबको एक जगह पर कर दिया है। अब हम लोग तीसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे पर्यटन क्षेत्र। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा करंट अफेयर का पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, तेजस 2.0 करंट अफेयर ग्रुप। ठीक है, 72वीं BPSC प्रीलिम्स तक किसकी वैलिडिटी होगी, AEDO की एग्जामिनेशन देने वाले अभ्यर्थी या 72वीं BPSC प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप की क्या विशेषता है, तो जनवरी 2025 यानी कि पिछले वर्ष से लेकर 72वीं BPSC की प्रीलिम्स होने तक प्रत्येक महीने का प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। प्रत्येक माह का बिहार करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है तथा PIB नोट्स जो है 15 दिन के अंतराल पर PIB नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और इस बार जनवरी 2026 से प्रत्येक महीने का न्यूज़पेपर का नोट्स का संकलन भी इसी पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप का नाम है तेजस 2.0 करंट अफेयर ग्रुप। इसमें जुड़ने का चार्ज क्या है, तो जुड़ने के लिए आपको 399 का पेमेंट करना पड़ेगा, वन टाइम पेमेंट है। और 399 का पेमेंट के माध्यम से आप जनवरी 2025 यानी कि प्रीवियस ईयर से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स तक का सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये 399 पेमेंट है। पेमेंट के लिए 2 नंबर दिया गया है, 9870564701 प्रणय कुमार और 8375934036 प्रशांत कुमार। ये दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। दो में से किसी भी नंबर पे 399 का आप लोग पेमेंट कर दें। और दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पेड ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप उस ग्रुप में जुड़कर सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक का करंट अफेयर वहां पर भेज दिया गया है। जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे सारे करंट अफेयर का PDF आपको वहां पर स्क्रीन पर शो कर देगा। टेलीग्राम पे पेड ग्रुप बना हुआ है और आगे का भी जो कंटेंट है इसी ग्रुप में आपको जो कंटेंट मंथली बेसिस पे है वो मंथली बेसिस का अंतराल पे आपको मिलता रहेगा और PIB का नोट्स 15 दिन के अंतराल पे आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो क्वेरी के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है 8375934036 या 9870564701। दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग इस संदर्भ में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने कृषि क्षेत्र को देखा, विनिर्माण क्षेत्र को देखा। अब हम लोग देखते हैं पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन के लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धरोहर स्थलों के दस्तावेजीकरण के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि बजट में चर्चा में रहा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जितने भी सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, धरोहर स्थल हैं, उन सभी का दस्तावेजीकरण करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की भी स्थापना का प्रस्ताव है। 15 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों को अनुभवनात्मक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है। 15 पुरातात्विक स्थल। अब कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं? धौलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, सारनाथ, जितने भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं, पुरातत्व के दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन 15 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों को एक अनुभवनात्मक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और इससे ऐतिहासिक पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए
तो पूर्वोदय राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी और 4000 ई बसों के साथ नए पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा। ठीक है, पूर्वोदय राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी को डेवलप किया जाएगा। अब सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर ये पूर्वोदय राज्य क्या है। तो पिछली बार बजट जब केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उन्होंने बजट पेश करते हुए पूर्वोदय राज्य का कॉन्सेप्ट दिया था। पूर्वोदय राज्य में 5 राज्य आते हैं। ठीक है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों को पूर्वोदय राज्य के नाम से जाना गया बजट के माध्यम से। तो इन 5 राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी और 4000 ई बसों के साथ नए पर्यटन स्थलों के विकास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण जो है इस बार के पर्यटन क्षेत्र से महत्वपूर्ण है वह 6 पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। 6 पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, अभी तक बौद्ध सर्किट आप देखेंगे कि बिहार में बिहार सरकार का अपना बौद्ध सर्किट है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन कौन से 6 पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं? उनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा, ये 6 पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट शामिल है जहां पर बौद्ध सर्किट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा माउंटेन ट्रेल, टर्टल ट्रेल और पक्षी विहार के भी विकास का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, माउंटेन ट्रेल जैसे हिमाचल, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोडिगई मलाई की पहाड़ी पर माउंटेन ट्रेल वहां पर विकसित किया जाएगा। केरल, कर्नाटक और उड़ीसा में 14 तटीय इलाकों के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के साथ टर्टल ट्रेल विकसित किया जाएगा और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के साथ पक्षी विहार स्थल को वहां पर डेवलप किया जाएगा। तो पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का हमने देखा, विनिर्माण के क्षेत्र में हमने देखा, पर्यटन के क्षेत्र में हमने देखा। अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर आते हैं, वह है शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में बजटीय आवंटन कितना किया गया है? 1.39 लाख करोड़। ठीक है, पिछले बार की तुलना में 8.27% की वृद्धि हुई है बजटीय आवंटन में। ठीक है, 1.39 लाख करोड़ रुपया। बालिका शिक्षा के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अटल टिंकरिंग लैब के लिए 3200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और अटल टिंकरिंग लैब सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा सके ताकि बच्चों के अंतर्गत इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप किया जा सके। तो अटल टिंकरिंग लैब काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है अटल टिंकरिंग लैब। खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने के लिए 4 टेलीस्कोप सेंटर की स्थापना की जाएगी या पुराने टेलीस्कोप सेंटर है तो उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह भी जो है वह ऑरेंज इकोनॉमी, यह भी शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित है। सरकार के द्वारा इस बार कॉन्सेप्ट दिया गया ऑरेंज इकोनॉमी, बेसिकली युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी पर बल। ठीक है, तो आपको यह टर्म समझना है कि आखिर ऑरेंज इकोनॉमी है क्या। तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है इसका संबंध क्रिएटिव इकोनॉमी से है, एक ऐसी इकोनॉमी जो क्रिएटिविटी, संस्कृति, कला, डिजाइन, मीडिया और डिजिटल कंटेंट पर आधारित हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, कल्चर यानी कि संस्कृति, आर्ट यानी कि कला, डिज़ाइन, मीडिया और डिजिटल कंटेंट पर आधारित हो, उन अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव इकोनॉमी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था या फिर ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो युवाओं के लिए सरकार के द्वारा ऑरेंज इकोनॉमी पर फोकस किया गया है ताकि जो युवा लोग हैं वे आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, और इसके लिए आप देखेंगे कि देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑरेंज इकोनॉमी का बेस क्या होता है? किसी भी आप देखेंगे कि ऑरेंज इकोनॉमी में 4 मुख्य चीज़ें आती है। एनिवेश, इसको शॉर्ट फॉर्म में AVGC का नाम दिया गया है। ठीक है, AVGC, ए से एनिमेशन, V से विजुअल इफेक्ट्स, G से गेमिंग और C का मतलब हो गया कॉमिक्स। सरकार के द्वारा AVGC को सनराइज उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? तो इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट, तकनीकी सहायता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई के द्वारा सरकार
टेक्निकल सपोर्ट वहाँ से प्राप्त करेगी। ठीक है, तो युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी पर फोकस किया जा रहा है, यह भी शिक्षा क्षेत्र से ही संबंधित है। इसके अलावा पूर्वी भारत में एक नए डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा एक दो और भी फैक्ट्स है शिक्षा से ही संबंधित। यहां पे देखिए, सरकार के द्वारा प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास 5 विश्वविद्यालय शहर है ना, यूनिवर्सिटी टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। यूनिवर्सिटी टाउनशिप का मतलब है कि ऐसा एक सैटेलाइट सिटी को डेवलप किया जाएगा, ऐसे टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा जहां पर उनकी शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संपन्न हो, रहने की वहां पर सुविधा उनको प्रोवाइड की जाएगी, रिसर्च करने के लिए उनको संस्थान प्रोवाइड किया जाएगा। तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विश्वविद्यालय शहर को डेवलप सरकार के द्वारा किया जाएगा, यह भी शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान जो है सरकार के द्वारा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित किए गए हैं। स्पेशली आप ऑरेंज इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है इसे आप लोग ध्यान में देंगे। ठीक है, तो यह हो गया शिक्षा से संबंधित। तो अभी तक हमने किया कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन। अब हम लोग स्वास्थ्य नहीं, कृषि, शिक्षा, विनिर्माण और पर्यटन। अब हम लोग आते हैं स्वास्थ्य की ओर। तो स्वास्थ्य सेक्टर में सरकार के द्वारा 1.06 लाख करोड़ रुपया बजटीय आवंटन किया गया है। कैंसर इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को माफ़ कर दिया गया सरकार के द्वारा। प्रत्येक जिले में इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एम्स की तर्ज पर 3 नए आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगले 5 वर्षों में 1 लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों की वृद्धि होने की संभावना है। राज्यों को 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने में केंद्र सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। रांची और तेजपुर के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा जो निमहांस संस्थान है बेंगलुरु में, उसका एक सेंटर उत्तर भारत में भी स्थापित किया जाएगा। वह मानसिक रोग से, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। निमहांस 2 उत्तर भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की गई है, ताकि भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा हब के रूप में डेवलप किया जाए। इससे फायदा क्या होगा, तो शुगर, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उसका सस्ता इलाज संभव हो पाएगा। तो ये सारे जो प्रावधान हैं वह स्वास्थ्य से संबंधित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अवसंरचना से संबंधित प्रावधान। तो अवसंरचना से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, जो 7 रूट है उनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। और यही जो वाराणसी सिलीगुड़ी का जो रेल कॉरिडोर होगा, इससे जो है वह बिहार लाभान्वित होगा और बिहार में 5 स्टॉपेज इसका बनाया जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बिहार कैसे इस बजट से लाभान्वित होगा उस पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वाराणसी सिलीगुड़ी, स्वाभाविक है कि वाराणसी यूपी में है और सिलीगुड़ी बंगाल में है, तो ये कहाँ से, बिहार से होकर ही गुजरेगा। ठीक है, कि संगम के बाद का जो स्टॉपेज होगा वह सिलीगुड़ी ही होगा। ठीक है, तो यह बिहार से होकर गुजरेगा, तो बिहार इससे लाभान्वित होगा। तो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है, जिनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, बेंगलुरु चेन्नई, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, ठीक है, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 7 कॉरिडोर हैं। ठीक है, बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक विशेष फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यह हो गया संरचनात्मक विकास। अब है वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम। इसे आप विनिर्माण सेक्टर में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। वस्त्र कौशल इकोसिस्टम में बढ़ावा देने हेतु समर्थ 2.0 मिशन। प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू एज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना और मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। यह है वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम सरकार के द्वारा घोषित किया गया है।
16वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को लगभग 1.5 लाख करोड़ 1.40 लाख करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। अगला है सरकार प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास, ये तो हमने शिक्षा वाले सेक्टर में देख लिया कि 5 विश्वविद्यालय शहर स्थापित करेगी। हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा नया अधिनियम लाया गया है, बीबी रामजी अधिनियम, है ना। तो इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा बजट आवंटन किया गया है 95,692 करोड़ रुपया और मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन किया गया है 30,000 करोड़ रुपया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मनरेगा को समाप्त करके बीबी रामजी अधिनियम को लाया गया, तो मनरेगा के लिए फिर बजटीय आवंटन क्यों किया गया? तो सरकार का तर्क है कि जब तक बीबी रामजी पूरी तरीके से अमल में नहीं आ जाती है तब तक मनरेगा जो अधिनियम है वह भी अस्तित्व में रहेगा और धीरे धीरे मनरेगा को समाप्त किया जाएगा। और इसीलिए पिछले बार लगभग 86,000 करोड़ रुपया मनरेगा को आवंटित किया गया था और इस बार 30,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है और बीबी रामजी के लिए 95,692 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। लखपति दीदी, इसके तहत लक्ष्य है कि 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख उनकी अर्निंग को बढ़ाकर किया जाए। ठीक है, तो ऐसे अभी जीविका दीदी की संख्या हो चुका है 2 करोड़। 2027 तक इनकी संख्या बढ़ाकर, लखपति दीदी की संख्या बढ़ाकर करना है 3 करोड़। ठीक है, अब आइए बिहार एवं केंद्रीय बजट। बिहार इस बजट से किस प्रकार लाभान्वित होगा? तो पहला, सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में बिहार में 5 स्टेशन होंगे। अभी हमने ऊपर बताया था कि जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा उनमें से 7वें नंबर पे हमने आपको डिस्कस किया था वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो वाराणसी यूपी में है। ठीक है, और जैसे आप बिहार का मैप देखेंगे तो बिहार का मैप जो है लगभग मान लेते हैं कि ये मैप है, यह हो गया यूपी और इधर हो गया आपका बंगाल। ठीक है, तो ये बिहार से होकर ही गुजरेगा यूपी और बंगाल के बीच ये हाई स्पीड कॉरिडोर। ठीक है, तो यूपी में वाराणसी से प्रारंभ होकर कहां पर? बंगाल में जाएगा सिलीगुड़ी। तो बिहार में इसमें मेनली 5 सेंटर होंगे। बिहार में 5 स्टॉपेज दिया जाएगा। ठीक है, इनमें एक स्टॉपेज बक्सर होगा, इंटर करते ही बक्सर के बाद होगा पटना के बाद होगा बेगूसराय और फिर कटिहार और किशनगंज के जस्ट बाद जो होगा वह सिलीगुड़ी होगा। ठीक है, तो इससे बिहार लाभान्वित होगा। दूसरा, पटना में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए सी प्रिपेयर इकोसिस्टम के विकास का लक्ष्य रखा गया है और इसका दीघा में विकास किया जा रहा है। बिहार में नई बजट से उम्मीद स्थापित हुई है कि 6 नए जलमार्ग बिहार में विकसित किए जाएंगे। ठीक है, पहले से नेशनल वाटरवेज 1 गंगा नदी पर विकसित है और 6 अन्य वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे जिनमें नेशनल वाटरवेज 37 गंडक नदी पर, नेशनल वाटरवेज 58 कोसी नदी पर, नेशनल वाटरवेज 40 घाघरा नदी पर, नेशनल वाटरवेज 54 कर्मनासा नदी पर, नेशनल वाटरवेज 81 पुनपुन नदी पर और नेशनल वाटरवेज 94 सोन नदी पर स्थित होगा। आप लोग इसे याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल वाटरवेज 81 का संबंध बिहार में किस नदी पर है या किस नदी पर डेवलप किया जाएगा, तो आपको याद रखना होगा 81 का मतलब पुनपुन, नेशनल वाटरवेज नंबर 94 सोन नदी। ठीक है, तो ऐसे 6 नए जलमार्ग विकसित किए जाने की उम्मीद है। ठीक है, और बिहार कैसे लाभान्वित होगा? तो अभी हमने ऊपर देखा कृषि सेक्टर में कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए सी मार्ट खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो सी मार्ट जीविका दीदियों के द्वारा संचालित किया जाएगा और आप सभी जानते हैं कि बिहार में जीविका 2006 से चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा और बिहार की जीविका अन्य राज्यों की तुलना में काफी सशक्त है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका सर्वाधिक फायदा जो है बिहार में जीविका दीदी को मिल सकता है। यहाँ 31 लाख से अधिक जीविका दीदी जो हैं वे लखपति हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने कहा कि प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास की स्थापना की जाएगी उच्च शिक्षा के लिए, तो उसका भी फायदा बिहार को होगा क्योंकि बिहार में भी बालिका छात्रावास की स्थापना की जाएगी। तो जो पूरे देश के लिए कॉमन है उसका तो लाभ बिहार को मिलेगा ही, लेकिन इन सभी को हमने एक्स्ट्रा में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं प्रावधान वे केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 से संबंधित हैं।
इसका पीडीएफ जैसा कि हमने ऊपर आपको पहले ही बताया था कि इसका पीडीएफ जो है हमारे पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वह प्रीलिम्स का पेड ग्रुप हो या फिर मेंस का पेड ग्रुप हो। प्रीलिम्स का पेड ग्रुप का नाम दिया गया है तेजस 2.0 करेंट अफेयर, ठीक है। इसमें करेंट अफेयर से संबंधित पूरा हॉलिस्टिक जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है जनवरी 2025 से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि लगभग सितंबर अक्टूबर में संभावित है, ठीक है। तो उस समय तक लगातार कंटेंट मिलेगा, लगभग 1.5-2 साल का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें प्रत्येक महीने का प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, बिहार करंट अफेयर मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, न्यूज़पेपर जो नेशनल इंटरनेशनल होता है उसका शॉर्ट नोट्स, 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स, इसके अलावा परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सारे का नोट्स जो है यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। इससे जुड़ने के लिए 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।